ब्रिक्स की 16वीं लीडर्स समिट शुरू हो चुकी है। इस बार इसकी मेजबानी रूस कर रहा है। 22 से 24 अक्टूबर के बीच ये समिट रूस के कजान शहर में आयोजित हो रही है। आज समिट का दूसरा दिन है। 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान पहुंचे। पहले दिन उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से द्विपक्षीय वार्ता की। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। ये शो शूट होने तक मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। इससे जुड़े अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिल जाएंगे। बहरहाल, पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच आखिरी औपचारिक बातचीत 5 साल पहले हुई थी, अक्टूबर 2019 में। उस समय शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए थे। ये मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को लेकर एक समझौता हुआ है। समझौता ये कि चीन से लगी सरहद पर भारतीय सैनिक 2020 से पहले जहां तक गश्त लगाते थे वहां तक फिर से गश्त लगा पाएंगे। मई 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया था। तब से गतिरोध सुलझाने के लिए लगातार बातचीत चल रही थी और आखिरकार 21 अक्टूबर को समझौते का ऐलान हो गया। इसके 2 दिन बाद ही दोनों देशों के शीर्ष नेता आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे मोदी और जिनपिंग की मीटिंग कितनी खास है, पीएम मोदी ने ईरान और रूस से क्या बात की और ब्रिक्स समिट में अब तक क्या क्या हुआ। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा ब्रिक्स समिट की। Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और पैराबेन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं एकदम ब्रीफ में। ब्रिक्स 5 देशों के नाम के पहले अक्षर से मिलकर बना है। B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। 2023 में ब्रिक्स ने 5 नए देशों को शामिल करने का फैसला किया। अब ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 10 हो गई है, तो इसको नाम दिया गया ब्रिक्स प्लस। कौन कौन है इसके मेंबर? वो है भारत, चीन, रूस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, UAE, ईरान, इथियोपिया और इजिप्ट। ब्रिक्स के इतिहास और ब्रिक्स प्लस के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो 21 अक्टूबर का दुनियादारी देख सकते हैं। उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमारा फोकस कजान में हो रही समिट पर रहेगा। बाईस अक्टूबर को पीएम मोदी का विमान रूस के कजान शहर पहुंचा। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। फिर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। क्या हुआ इसमें, पॉइंट दर पॉइंट जानते हैं। पीएम मोदी ने कजान में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। कहा, कजान जैसे खूबसूरत शहर की यात्रा करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध हैं। कजान में नया वाणिज्य दूतावास के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। बैठक के दौरान भारत और रूस के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान यूक्रेन में चल रही जंग का भी जिक्र किया। बोले, भारत इस मसले के शांतिपूर्ण समाधान का पूरा समर्थन करता है। सुनिए। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी 3 महीने के अंदर दूसरी बार रूस पहुंचे हैं। इससे पहले वो जुलाई 2024 में भारत रूस एनुअल समिट के लिए रूस गए थे। उस समय पश्चिमी देशों ने उनकी खूब आलोचना की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यहां तक कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे को गले लगाया है। हालांकि अगले ही महीने पीएम मोदी ने यूक्रेन का भी दौरा किया। फिर 5 सितंबर को पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए भारत की भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं अगर भारत, ब्राजील या चीन इसकी मध्यस्थता करे। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह से पूछा, रूस यूक्रेन जंग को रोकने में भारत
किस तरह की भूमिका निभा सकता है? भारत इसके लिए आखिर कितना तैयार है? देखिए, अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखें तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हम सब चाहते हैं, जितने भी ग्लोबल साउथ के देश हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि ये इस युद्ध में किसी का फायदा नहीं है, न यूक्रेनियंस का न रशियंस का। इसमें ज्यादा फायदा हम भारत में खासकर देखते हैं कि वेस्ट का है, जो पाश्चात्य दुनिया है, उनके आर्म्स बिक रहे हैं, उनका जो आउटरीच है वो रूस तक पहुंच रहा है। और जो वो ये भी नहीं चाहते हैं यूक्रेन जो है एक कन्वेंशनल वॉर में रूस से जीत जाए या जीतने की कैपेबिलिटी में है। ये सब जानते हुए भी वो ये चाहते हैं कि रूस का एक स्ट्रैटेजिक डिफीट हो। और भारत ने पहले भी कई मंचों से पहले भी कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, भारत पूरी तरह तैयार है कि किसी तरह इनके साथ बातचीत करके या कम से कम एक बातचीत के टेबल पर इनको लाया जाए और बातें हो सके, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इनके बीच उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें रूस तो एक पार्टी है ही, यूक्रेन के साथ कई अन्य पार्टियां भी हैं। तो अगर देखेंगे तो रूस से ज्यादा यूक्रेन को जो सपोर्टिंग पार्टीज हैं, वेस्ट, नाटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका खासकर, उनको कन्विंस करना होगा। रूस ये जानता है कि जिस तरह से युद्ध बढ़ रहा है, बहुत दिन तक वेस्ट इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो रूस एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है कि जिस दिन वेस्ट अपने हाथ खड़े कर दे कि इनको मदद नहीं करेगा, तब तक वो जंग लड़ना चाहता है। भारत का इसमें रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि भारत दोनों से अच्छे संबंध है। हम ये कहें, वेस्ट से भी रूस से भी। प्रधानमंत्री खुद 3 महीने में अब तक 2 बार जा चुके हैं। इसके पहले भी वो युद्ध को शांत करने के लिए, खत्म करने के लिए मध्यस्थता डायरेक्टली तो उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन वो हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार दिखते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और भारत का जो रुख होगा वो बड़ा स्पष्ट होगा कि युद्ध कोई भी जब अंत होता है तो वो डिप्लोमेटिक टेबल पे ही होता है। और अगर मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दोनों ने लिया है कि आप डॉनबास वाला रीजन, जो 4 रीजन है, डॉनबास, लुहांस्क और जापोरिजिया और खेरसों, अगर खाली नहीं करते हैं तब तक हम नहीं मानेंगे। और क्राइमिया भी एडिशनल एक चाहते हैं यूक्रेन, रूस उसको देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बीच का रास्ता जो अभी दिख रहा है वो सीज फायर का ही है, और भारत उसके लिए ही प्रयास कर रहा है। भारत क्या, कई सारे देश कर रहे हैं, जैसे यूएन में ब्राजील और चीन ने भी एक पेशकश की थी शांति वार्ता के लिए। तो अब देखना यह है कि रूस और यूक्रेन कितने इसमें सक्षम हो पाते हैं। एक और दिलचस्प बात हुई जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब पश्चिमी देशों ने बहुत से प्रतिबंध लगाए, दूसरे देशों को रूस से संबंध तोड़ने के लिए मजबूर किया। मगर भारत ने दबाव को दरकिनार करते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदा। हालांकि इसी बीच भारत ने एक दूरी भी बनाकर रखी। फरवरी 2022 से जून 2024 तक पीएम मोदी रूस नहीं गए। इस दौरान पुतिन भी भारत नहीं आए। लेकिन पिछले 3 महीनों में मोदी 2 बार रूस जा चुके हैं। पिछले 3 महीनों में क्या क्या बदल गया? क्या इसका असर पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्ते पर पड़ सकता है? देखिए, पिछले 2 साल पहले, अगर 3 महीने के पहले अगर हम देखें, जब प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए थे, तो जो भी ओकेजन था, या तो वो चीन जाने का था या ऐसे जगहों पे जाने का था जहां भारत का उस समय डिप्लोमेटिक एक तरह से प्रॉब्लम थी, इसलिए वो मीटिंग नहीं कर पाए। दूसरे ऐसे संकेत भी नहीं आ रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जाएं तो अगला जो हमारा एनुअल राउंड ऑफ मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की, वो पुतिन यहां आ पाएंगे। तो एक थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई थी, एक सबसे बड़ा कारण यह था। दूसरा, भारत ये भी नहीं चाहता कि वो रूस जाकर रूस के साथ खड़ा दिखे, क्योंकि अब तक जो नैरेटिव था वो यही लग रहा था दुनिया के लोगों को कि भारत ने उनसे तेल खरीदकर शायद कोई पाप किया हो, और भारत उस पाप का सहभागी बनेगा जिसमें यूक्रेनियन मारे जा रहे हैं या युद्ध जो हो रहा है। और वो मॉरल पोजीशन ले रहे थे। लेकिन भारत ये स्पष्ट शब्दों में कह रहा था कि और जयशंकर जी ने पहले भी कहा था कि तेल खरीदना एक कमर्शियल या इकोनॉमिक डिसीजन है, जहां से तेल सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। तो और
अमेरिकन्स या वेस्टर्नर्स भी ये नहीं चाहते थे कि उनसे हम तेल नहीं खरीदें, क्योंकि अगर तेल नहीं खरीदते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और उसकी मार सिर्फ भारत को ही नहीं, भारत जैसे विकासशील राज्य के लिए ही नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा। तो एक तरह से वो नजरअंदाज कर रहे थे इस चीज को। लेकिन भारत इस बात पे बड़ा स्पष्ट था कि अगर तेल को खरीदना है तो हम जिससे भी खरीदेंगे, जो सस्ता बेचेगा उससे खरीदेंगे, जो एक कमर्शियल डिसीजन था। लेकिन हालिया जो परिवर्तन आए हैं उसमें सबसे बड़ा ये था कि यूक्रेन और रूस का युद्ध अब जो है वो एक मतलब एंडलेस बनता जा रहा है। भारत को इसका अंदेशा था और भारत अपने गुड ऑफिसेस का, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल करना चाहते थे इसके लिए। और जो पहली बार जब वो गए थे 3 महीने पहले, तो वो तो एक बायलैटरल थी मीटिंग जो बहुत दिन से ड्यू थी, उसको अटेंड करने गए थे। और ये एक मल्टीलैटरल फोरम है ब्रिक्स, जिसका भारत भी सदस्य है। तो ऐसे समय में एक अपॉर्चुनिटी भी थी और जो फीडबैक मिले हैं पहले 3 महीने पहले की मीटिंग से, और जो उन्होंने बाइडेन को भी अवगत कराया था जब वो अमेरिका गए थे, और उसके बाद फिर जेलेंस्की से भी मिले थे, उस पर अपडेट के लिए ये मीटिंग बहुत कारगर साबित होगी। लेकिन अभी जो न्यूज है वो ब्रिक्स के रिलेटेड, वो भारत चीन है या रूस को लेके कि एक मंच खड़ा कर रहा है और वहां आ रहा है, तो ये शायद अभी इंटरनेशनल मीडिया या भारतीय मीडिया भी उसको अटेंशन नहीं दे रही है। लेकिन ये स्पष्ट है कि भारत जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो बात में प्रगति हुई है, उसको वो किसी न किसी तरह रूस तक पहुंचाएगा ही, व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचाएगा ही। और इसी बीच सब फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं कि अभी अमेरिका में इलेक्शन होना है, जो जीत के आएगा तो फॉरेन पॉलिसी, अगर कमला हैरिस जीत के आती हैं तो फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहेगी। ट्रंप आते हैं और जेडी वैंस आते हैं तो जाहिर है वहां परिवर्तन होगा, तो बैटलफील्ड में भी कुछ परिवर्तन दिखेगा। तो सब इस समय वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, इसीलिए उसको प्रोमिनेंस भी नहीं दे रहे हैं। भारत भी उस बात पे ज्यादा बल नहीं दे रहा है। और अगर जंग की बात है तो उन्होंने ईरान से भी वही कहा है जो उन्होंने रशिया यूक्रेन को कहा है कि ये जंग का समय नहीं है, युद्ध भूमि डिसाइड करने के लिए किसी भी नेशन के डिस्प्यूट के लिए नहीं है। तो उस तरह से अभी जो स्थिति है उसमें यही लग रहा है कि भारत रूस सब वेट एंड वॉच स्थिति में है कि अमेरिका में कैसे परिवर्तन होते हैं या नहीं होते। ये तो भारत और रूस की बात हुई। अब बारी भारत ईरान की। ईरान को 2023 में ब्रिक्स में शामिल करने का फैसला किया गया। जनवरी 2024 में वो औपचारिक तौर पर ब्रिक्स का मेंबर बना। 2023 में ये समिट साउथ अफ्रीका में आयोजित हुई थी। उसमें ईरान को भी न्योता मिला था। उस समिट में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने शिरकत की थी। उनकी पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। फिर मई 2024 में रईसी की एक प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद ईरान में चुनाव हुए और मसूद पेजेश्कियान नए राष्ट्रपति बने। ये ईरान की पहली ब्रिक्स समिट है जिसमें वो फुल टाइम मेंबर की हैसियत से शरीक हो रहा है। इस बार कजान में पेजेश्कियान और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। क्या हासिल रहा है इसका? पॉइंट दर पॉइंट जानते हैं। पीएम मोदी ने पेजेश्कियान को ईरान का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने ब्रिक्स में ईरान की मेंबरशिप का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की हालात पर चर्चा की। अगस्त 2021 से अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन है। जब से तालिबान वहां सत्ता में आया है, वहां की आर्थिक हालत और बदतर हो गई है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव पर चिंता व्यक्त की। कहा, भारत नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में ये विवाद फैले। पीएम मोदी ने नागरिकों की सुरक्षा और इस संघर्ष को बातचीत से हल करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर अपना सहयोग जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। ईरान पिछले साल ही एससीओ का मेंबर बना। उस समय एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास थी। पीएम मोदी ने पेजेश्कियान को भारत आने का न्योता दिया है। उन्होंने न्योता कबूल भी कर लिया है। इन सब के अलावा दोनों नेताओं के बीच रीजनल कनेक्टिविटी पर भी बात हुई। भारत ने चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC पर चर्चा की। चाबहार पोर्ट का ऑपरेशन भारत के पास है। यह भारत को सेंट्रल एशिया तक पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है, जबकि INSTC लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप को जोड़ता है। सन 2000 में इसको बनाने का ख्वाब देखा गया था, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। अब बात कर लेते हैं भारत और चीन की। जैसा हमने शुरू में बताया, पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज बातचीत होने वाली है। शो रिकॉर्ड होने तक दोनों नेता नहीं मिले। क्या बातें हो सकती है इस मुलाकात में?
दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर गतिरोध खत्म करने का फैसला किया है। 21 अक्टूबर को भारत ने इसकी घोषणा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सुनिए। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. चीन ने कहा कि हम भारत के साथ एक समाधान पर पहुंच गए हैं। 近段时间以来，中印双方通过外交和军事渠道就中印边境的有关问题保持密切沟通。目前，双方已就有关问题达成了解决方案，中方对此予以积极评价。下一步，中方将与印方落实好上述解决方案。 कई जानकारों का मानना है कि इससे भारत और चीन के रिश्तों में सुधार की गुंजाइश पैदा हुई है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि समझौता अस्थायी है, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर स्वर्ण सिंह से पूछा, पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 5 बरस बाद फॉर्मल मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग कितनी अहम है? क्या दोनों देशों के संबंधों में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? इस संधि के जो सोमवार को ही उसके चलते दोनों तरफ से जो राष्ट्र नेता हैं उन्होंने आपस में सीधी बात औपचारिक रूप से करने की एक शुरुआत की है। पर ये भी जान लें कि ये मीडिया में जो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद इस तरह की बातचीत हो रही है, हाँ, औपचारिक द्विपक्षीय बात 5 साल के बाद हो रही है। पर पिछले वर्ष आप देखें 2023 के जो ब्रिक्स का सम्मेलन जोहानिसबर्ग में हुआ था, वहां भी एक अनौपचारिक बातचीत हुई थी दोनों राष्ट्र नेताओं की। और उससे पहले जो 2021 में एक बाली में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां भी आपस में ग्रीटिंग्स वगैरह एक्सचेंज हुए थे। ऐसा नहीं कि दोनों नेताओं की बिल्कुल बात नहीं हुई आपस में। और उसके अलावा दूसरे जो विदेश मंत्री हैं, जैसे जुलाई के महीने में 2 बार मुलाकात हुई दोनों विदेश मंत्रियों की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत हुई, उसके बाद ब्रिक्स के एक सम्मेलन में। तो लगातार दोनों तरफ से बातचीत होती रही। और उसमें जो पिछले कुछ सप्ताह हैं, ये जो ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में 2 नेताओं के मिलने की एक कोशिश में जो लगातार बातचीत हुई, वो बहुत तेजी से बातचीत आगे बढ़ी, जिससे ये सीमित रूप से जो है वो आपस में सहमति बनी। और उसके चलते दोनों राष्ट्र नेताओं की बातचीत हुई, उसको मैंने जैसे कहा मील का पत्थर मान सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत से कोशिश होगी कि किस तरह से जो पहले दोनों नेताओं की एक अनौपचारिक शिखर वार्ता होती थी 2018 और 19 में हुई थी, क्या उस ढांचे को वापस बहाल किया जा सकता है? वो मुझे लगता है सबसे जरूरी है। यदि वो ढांचा बहाल हो जाता है तो सीमा को सुलझाने में बात कैसे आगे बढ़ेगी, उसको ले जाने आगे बढ़ाने में शायद आसानी होगी। LAC को लेकर हुए समझौते को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या भारत चीन के बीच सीमा विवाद पूरी तरह से सुलझ जाएगा? भारत चीन के सीमा विवाद में सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए कि ये साधारण सीमा विवाद नहीं है, ये भूमि पर संप्रभुता का विवाद है। करीब 138,000 वर्ग किलोमीटर का ये भूमि है जिस पर दोनों तरफ से एक तरह से क्लेम्स हैं और वो क्लेम्स क्लैश करते हैं। तो बहुत बड़ी भूमि को लेकर ये समस्या है, सीधी लाइन खींचने की समस्या नहीं है ये। फिर दूसरा कि ये भूमि जिसकी हम बात करते हैं वो बर्फीले इलाके हैं, घने जंगल हैं, वहां कोई रहता नहीं है। तो इतिहास में किस तरह से दस्तावेज दिखाए जाएं, कौन यहाँ रहता था, कौन यहाँ का कर वसूल करता था वगैरह वगैरह, उसमें अलग अलग मुश्किलें आती हैं। दोनों तरफ से जो है वो अपना अपना अलग सोच है इस सीमा विवाद को लेकर। और उसके चलते इतिहास में जो लगातार उनकी तनाव बना रहा है, तो बहुत से पहलुओं को जोड़कर देखें तो ये समस्या बहुत जटिल है, जिसको धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाकर सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। पिछले 3 दशकों में, बल्कि 4 दशकों में कोशिश यही रही कि पहले शांति व्यवस्था पर ध्यान होना चाहिए, कि वहां आपस में युद्ध नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस पर दोनों तरफ से काफी अच्छी कोशिश हुई। पर गलवान जो 2020 में हुआ, उसके चलते फिर बातें फिसल गई और दोनों तरफ से सेनाएं तैनात की गई। तो
इस सोमवार को बहुत ही सीमित तरीके से एक खास 2 जगहों पर चरवाहे जो हैं वो मवेशियों को किस तरह से चराएंगे और सैनिक किस तरह से गश्त लगाएंगे, उस पर सीमित सोच साझा हुई और उसके चलते दोनों राष्ट्र नेताओं की ये मुलाकात हुई। तो ये धीरे धीरे एक एक कदम कर कर किस तरह से बात आगे ले जाई जा सकती है और सीमा के विवाद को किस तरह से पहले उसको एक तरह से काबू में लाया जा सकता है और फिर सुधारा जा सकता है, डिमार्केशन लंबी देरी में कर भी सकते हैं। तो उसके साथ साथ क्योंकि दोनों उभरती हुई शक्तियां हैं, उनके इतिहास अलग अलग हैं, सोच भी अलग अलग है, इसलिए उनमें तालमेल बनाने को कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो सीमा का हो या कोई दूसरा मुद्दा हो, उसमें समय लगता है। तो इसलिए दोनों राष्ट्र अध्यक्षों की जो बातचीत सीधी हुई है, मुझे लगता है कि उससे आने वाले समय में और भी सकारात्मक जो है रुझान बनेगा दोनों तरफ से, और जो संबंध है उनमें तनाव में कमी होने की उम्मीद कर सकते हैं। ब्रिक्स समिट से और क्या अपडेट्स है, पॉइंट दर पॉइंट जानते हैं। रूस ने कहा कि तुर्की भी ब्रिक्स में शामिल हो सकता है, उसकी नेटो सदस्यता इसके आड़े नहीं आएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन की मुलाकात होने वाली है। इसमें अर्दोआन रूस के सहयोग से तुर्की में पावर प्लांट और गैस हब बनाने की बात कर सकते हैं। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इजिप्ट में कई प्रोजेक्ट में निवेश के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। इसमें इजिप्ट का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शामिल है, जिसमें रूस के स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रोसाटॉम ने बनाया है। तो यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति चुनाव में 12 दिनों का वक्त बचा है, उससे पहले राजनीतिक गहमागहमी तेज है। 22 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की लेबर पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार चला रही है। पार्टी के नेता कीयर स्टारमर प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप ने कहा कि लेबर पार्टी के कार्यकर्ता अमेरिका के चुनाव में दखल दे रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इसका जवाब दिया है। बोले, पार्टी के कार्यकर्ता पहले के चुनावों में भी जाते रहे हैं, वे वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं। अमेरिका के चुनाव से और क्या अपडेट्स है, वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से सुनिए। अमेरिका में चुनाव अब से कुछ 11 दिनों बाद होने वाला है और इस चुनाव को लेके अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है, ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि इस चुनाव में दरअसल आगे कौन है। अगर आप 7 स्विंग स्टेट्स की बात करें तो 7 स्विंग स्टेट्स में कंपटीशन विद इन मार्जिन ऑफ एरर है। कहीं पे कमला हैरिस 1 पॉइंट से आगे हैं तो कहीं पे डोनाल्ड ट्रंप 1 पॉइंट से आगे, और ये बहुत ज्यादा क्लोज रेस होने वाली है। अमेरिका में आज बात हुई थी किस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हिटलर के जनरल्स को एडमायर करते हैं। उनके फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ने यह कहा है ऑन द रिकॉर्ड अटलांटिक की एक स्टोरी को कि ट्रंप बार बार ये कहते थे कि ही विशेस कि उनके पास जो हिटलर के पास जनरल्स थे उस तरह के जनरल्स हो, और इस पूरे कॉन्वर्सेशन ने अमेरिका में एक बार फिर से फासिज्म को सामने लाके रख दिया है। कमला हैरिस की कैंपेन ने इसका फायदा उठाया और कल टिम वॉल्स ने भी इसका अपनी रैली में जिक्र किया। साथ ही साथ कमला हैरिस जो है, उनकी जो लीड थी अमंग लातिनोस वो कम हो गई है। लातिनो वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है स्पेशली डेमोक्रेट्स के लिए, और उनकी जो ये घटती हुई लीड है ये डेमोक्रेट्स के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि अमेरिका में चुनाव में आप एक बिजनेसमैन कितने भी पैसे दे सकते हैं एक सुपर पैक बना के, इसलिए हमने देखा कि अभी तक इलॉन मस्क किस तरह से ट्रंप का समर्थन कर रहे थे और $75 मिलियन उन्होंने प्लेज किए हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कल बिल गेट्स के लेके भी एक खबर आई कि किस तरह से बिल गेट्स को लगता है कि यह चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन्होंने $50 मिलियन कमिट किए हैं कमला हैरिस को चुनाव जिताने के लिए। अब अमेरिका में पैक्स और सुपर पैक्स में डोनेशन एक आम बात है, लेकिन 2 टेक बिलियनियर्स का आमना सामना और इस तरह से इतने क्रूशियल इलेक्शन में ये अमेरिका में पहली बार देखा जा रहा है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी इजराइल हिजबुल्लाह जंग से जुड़ी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने हाशेम सफेदीन की मौत की पुष्टि कर दी है। हाशेम सफेदीन अगला हिजबुल्लाह चीफ बनने की रेस में था। 27 सितंबर 2024 को इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया था। नसरल्लाह 1992 से इस पद पर था।
साफेद्दीन को उसका संभावित उत्तराधिकारी बताया जा रहा था, मगर 4 अक्टूबर को इजरायली सेना ने साफेद्दीन के ठिकाने पर हमला किया। इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा। फिर 22 अक्टूबर को इजरायल ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा। अगर इजरायल का यह दावा सही है तो यह हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। उसकी लीडरशिप में सबसे बड़ा नाम शेख नईम कासिम का है। वो हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। यूएई और EREM न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के डर से कासिम ने लेबनान छोड़ दिया है। तो आज के दुनियादारी में बस इतना ही। देश और दुनिया से जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallantop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय iTilt in association with Chanakya, Bihar Tourism and Sudha.